देखिए हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था। एसएससी कौन होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग जान जाते हैं कि टैक्स में जरूरी क्या है, जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े। प्रीवियस ईयर, एसएससी किसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सब क्या होता है। अभी आपको प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करना है। पहला चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस का। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस का, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता दूं। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी एसएससी का जानना बहुत जरूरी होता है उसके टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम के लिए। उसका इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको यह बता दें कि हम किससे किससे टैक्स ले सकते हैं। अब हमारे इंडिया में कोई 2 घंटा के लिए स्टे करता है तो वो कहां इनकम कमा रहा है वो जानना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया में 2 घंटा के दौरान कुछ रुपया अर्न कर लेता है तो ये इंडिया के इनकम में, इंडिया में अर्निंग उसका हो गया। तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा ये आपको पता करना है। उसके लिए उसके पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना होता है। अगर आप सोच रहे हो कि रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब सिटीजनशिप हुआ तो गलत है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज है। सिटीजनशिप हर किसी का होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ एसएससी का होता है जो टैक्स पे करता है। तो सबसे पहले हमें रेसिडेंशियल स्टेटस जानकारी लेने होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है आपको यह बताएं। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब हो गया कि टैक्स के हिसाब से इसका एक डेफिनेशन है कि जो ये कंडीशन फुलफिल किया वो रेसिडेंट इन इंडिया है, जो कंडीशन फुलफिल नहीं किया वो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। पहला बात, रेसिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस 2 तरह के होते हैं। पहला नंबर क्या, रेसिडेंट इन इंडिया, गुड, रेसिडेंट इन इंडिया। और दूसरा क्या, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो, एक तो हो गया रेसिडेंट इन इंडिया और दूसरा हो क्या, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अगर आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो तो कोई बात नहीं, आप एनआरआई हो गया, चलिए हटिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको यह भी साबित करना होगा क्या आप आमतौर पे इंडियन रेसिडेंट हो या फिर आमतौर पे आप इंडियन रेसिडेंट नहीं हो। देखिए रेसिडेंट में भी 2 कैटेगरी हो जाता है, क्या आप ऑर्डिनरीली हो या आप नॉट ऑर्डिनरीली हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। फुल फॉर्म आप लोग लिखते चले जाइएगा, रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। और इसको बोलते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। तो फाइनली रेसिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के हो गए, एक तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, दूसरा बोलते रहिएगा, एक तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, और तीसरा एनआरआई। तीसरा कौन, एनआरआई, जो पहले ही डिसाइड हो गया था कि वो रेसिडेंट इंडिया का नहीं है। इस तीनों चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारे टैक्स में कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सेक्शन है जिसको हमको समझना है। हम पहले ही बता दिए टैक्स एक लॉ है तो लॉ के रूल्स होंगे। लॉ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इसका पार्ट लिखा जाता है, ये एक तरह से लॉ है। इसलिए इसका पहले एक कंडीशन बनाया गया है, बेसिक कंडीशन। कौन सा कंडीशन, बेसिक कंडीशन। ये बेसिक कंडीशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1, ये बेसिक कंडीशन इसमें होता है। ये बेसिक कंडीशन होता है क्या चेक करने के लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए,
रेसिडेंशियल स्टेटस कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तब आपका अलग से टेस्ट होगा, उसका एक दो और टेस्ट होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, है ना। तो इसी चीज को हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कहते हैं। तो यहां पर बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन में पहला नंबर क्या, एनीवन मस्ट बी स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितना दिन, दूसरा बात नहीं करो, फॉर एटलीस्ट कितना दिन, 182 डेज और मोर, और मोर 182 दिन या इससे ज्यादा इन द प्रीवियस ईयर। यस, इन द प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर है अपना, 23, 24, ये अपना प्रीवियस ईयर है जिस साल में हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। ये 2023-24 से में जितना दिन वो इंडिया में रहा वो काउंट होगा। अगर वो 182 दिन से ज्यादा रहा तो नॉर्मली वो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर वो 182 दिन से कम रहा तो वो रेसिडेंट नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों बोले हम कि नहीं भी हो सकता है, क्योंकि टैक्स उसके लिए एक दूसरा रास्ता भी रखा है। अगर आप 182 डेज नहीं रह पा रहे हो तो आपके लिए एक दूसरा रास्ता है रेसिडेंट होने का। इसीलिए हम यहां पे ब्रैकेट में और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, और यहां पर ये कंडीशन जो 1 दिख रहा है ना आपको, ये कंडीशन है ए। क्या है ये, ए। और अब कंडीशन बी नहीं होगा, क्या होगा, सी। एनीवन must be stayed in the previous year for at least 60 days or more in 4 previous year, 60 days or more in the previous year। प्रीवियस ईयर क्या है अपना, 23, 24। ये अपने याद हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्या है अपना, 23, 24 एंड मोर देन 365 days or more in 4 previous year, just preceding the relevant previous year। जस्ट प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब ये हुआ कि अगर बाई चांस आप पिछले साल मतलब 23, 24 में 182 डेज नहीं रह पाए तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ 60 दिन रहिए। कितना दिन रहिए, 60 दिन रहिए, और उसके पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन रहिए। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हो देन यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। तब आप क्या हो जाओगे, रेसिडेंट इन इंडिया। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हो तब आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट इन इंडिया। तब आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट इन इंडिया। बहुत ही सिंपल भाषा में ये है जानकारी, आप यही लिखोगे जब आपसे आएगा तो रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने लिखा है 182 दिन, यहां पर 182 दिन होगा यहां पर, या फिर 60 डेज आपका प्रीवियस ईयर में होगा और 365 दिन 4 प्रीवियस ईयर में होगा, सब मिलाकर। तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए, आपको टैक्स
मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या होगा, रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। यानी अगर आप सेटिस्फाई किया तो आप रेसिडेंट हो गए, आप अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो आप नॉन रेसिडेंट हो गए। क्लियर है? तो एक आदमी को, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को, पर्सन का डेफिनेशन जो हम लोग बेसिक में बताए थे, पर्सन का डेफिनेशन इंडिविजुअल हुआ, पार्टनरशिप हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुआ, वो सब चीज। पर्सन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करना, लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी इंडिविजुअल ही पूछता है। अभी हम लोग जो भी टैक्सेशन सीख रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन के लिए कर रहे हैं, एक अकेला आदमी के लिए। ठीक है? तो अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका हम लोग, ये कंडीशन है कि उसका हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। कंपनी के लिए कुछ और होता है जिसको हम लोग पढ़ना नहीं। क्या कंडीशन होता है अब हमारे साथ बोलेगा। प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना है। प्रीवियस ईयर क्या है? 23, 24 है। उसके अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, याद हो गया, याद हो गया। अब एक बात बताइए, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, तो क्या लगातार 60 दिन रहना पड़ेगा? नहीं, लगातार रहना जरूरी नहीं है, और इंडिया के किसी एक पार्ट में भी रहना जरूरी नहीं है। वो कभी बैंगलोर जा सकता है, कभी कैलकाटा आ सकता है, मतलब इंडियन टेरिटरी में ही रह सकता है। इंडियन वाटर बॉडीज जो कंट्रोल्ड इंडिया से हो रहा है वहां पे भी रह सकता है, समंदर में भी रह सकता है। जो इंडियन वाटर बॉडीज में कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, अंडमान निकोबार में भी रह सकता है ना। कहने का मतलब वो इंडिया में हवा में भी लटक के रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। लगातार रहना जरूरी नहीं है, इंडिया के किसी एक पार्ट में रहना जरूरी नहीं है। मान लीजिए पिछले साल वो 60 दिन रहा, ठीक है, उसके पिछले साल वो 20 ही दिन रहा तो 20 दिन काउंट कर लीजिए। उसके पिछले साल वो 30 दिन रहा तो 30 दिन काउंट कर लीजिए। उसके पिछले साल वो 40 दिन रहा तो वो 40 दिन काउंट कर लीजिए। और उसके पिछले साल वो 360 दिन रहा या 300 दिन रहा, तो टोटल काउंट करके देखना होगा पिछले 4 साल में टोल कुल मिलाकर 365 दिन होने चाहिए। क्लियर है क्या? तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। ये है आपका कंडीशन। याद हो गया? याद कर जाना है, टैक्स लिख के नहीं, याद कर जाना है। टैक्स को याद ही करते रहना है, हर टैक्स को। ठीक है? देखिए ये हम पढ़ा रहे हैं, हमको याद है, ये नहीं है कि हमको बुक देखना है ना, हमको याद है, मोबाइल भी नहीं देखना है, याद है। बहुत सालों से ये चीज को पढ़ा रहे हैं तो मेरे को याद है। अब इसके सम्स आपको जब करवाएंगे तो आपको ये कंडीशन बस आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सम्स कर सकते हो। तो यही बात है, प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी पर डिपेंड है। तो आपको जब ये बता रहे हैं तो ये रेसिडेंट हो गया। चलिए अब नॉन रेसिडेंट हो गया तो कोई बात नहीं है, टाटा बाय बाय। लेकिन अब रेसिडेंट हो जाओगे तो आपको 2 टेस्ट और देने होंगे, परीक्षा 2 टेस्ट और देने होंगे। पहला नंबर टेस्ट, रेसिडेंट हो तो ऑर्डिनरीली हो कि नहीं हो ये पता करना होगा। अगर आप ऑर्डिनरीली हो तो कुछ कंडीशंस होंगे, और अगर आप नॉट ऑर्डिनरीली हो तो वो कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करोगे। तो अभी हम लोग जो कंडीशन सीखने जा रहे हैं ऑर्डिनरीली टेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एडिशनल कंडीशन। क्या कहते हैं? एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 6, ये एडिशनल कंडीशन आ जाता है। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1 2 3 नहीं, 6 डायरेक्ट। ठीक है? इसमें क्या आएगा? पहला नंबर, एनीवन must be stayed in India for at least 730 days or more in 7 previous year just preceding the relevant previous year। ये लिखना होगा आप लोग को।
जस्ट प्रेसिडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? क्या है? हाँ, लिख लिए क्या? पिछले 7 साल में कुल मिला के 730 दिन रहना पड़ेगा। जस्ट प्रेसिडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब हुआ 2023-24 के पीछे वाले साल में। 2023-24 के पीछे वाला साल क्या होगा? 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर कितने दिन रहने पड़ेंगे? 730 दिन। कितने दिन? 730 दिन। यहां पर भी फिर से लगातार रहना जरूरी नहीं है और इंडिया के किसी एक पार्ट में रहना जरूरी नहीं है। क्लियर है? इसके साथ अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर जाते हो तो घबराइए मत, इसके साथ एक और कंडीशन लगेगा, एंड, इसीलिए बीच में एंड लिख रहा है। क्या लिख रहे हैं? एंड। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन क्या है? ये दूसरा कंडीशन है एनीवन मस्ट बी resident in India for at least 2 previous year out of 10 previous year just preceding the relevant previous year। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? मतलब ये हो गया कि पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल आपको इंडियन रेसिडेंट रहना पड़ेगा। रेसिडेंट होने का मतलब एक ही कंडीशन है, 182 डेज से ज्यादा। अगर आप 182 डेज से ज्यादा हो या फिर 60 डेज वाला क्वालिफाई करते हो तो आप रेसिडेंट इन इंडिया हो जाओगे। तो अगर आप इन दोनों कंडीशन को साथ ही साथ सेटिस्फाई करते हो, जो कि आपका एडिशनल कंडीशन है, तो आप रेसिडेंट भी हो जाओगे, आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? रेसिडेंट भी हो जाओगे और आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी हो जाओगे। तो अगर कोई आदमी बेसिक कंडीशन पूरा करता है, कोई भी एक, और एडिशनल कंडीशन पूरा करता है, दोनों, तो बोलो वो क्या होगा? अगर एक आदमी बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है कोई एक, और एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है कोई एक, तो बोलो क्या होगा? बोलो बोलो। रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई किया, दोनों कंडीशन करना है। अगर एक आदमी बेसिक कंडीशन का दोनों और एडिशनल कंडीशन का एक भी नहीं, तो वो क्या होगा? सिर्फ रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, क्योंकि रेसिडेंट सिर्फ नहीं हो सकता, उसके साथ या तो ऑर्डिनरीली लगेगा या तो नॉट ऑर्डिनरीली लगेगा। नहीं 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 नहीं, यही बात तो फिर से बोलूं, लगातार जरूरी नहीं है। पिछले 10 साल में किसके जैसा? इसके जैसा लगभग है, बट आप किसी भी साल में रह सकते हो, दोनों को मिलाकर। ठीक है? रेसिडेंट हो, दोनों साल में क्या हो? आप रेसिडेंट हो। क्लियर है क्या? मतलब यहां पर 182 डेज एटलीस्ट रहने पड़ेंगे, 182 डेज। समझ आया बात? तो ये हो गया आपका पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस का थ्योरी पोर्शन। लेकिन हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैंने 2 साल में 720 रहने के लिए नहीं बोला ना, 182 डेज रहने के लिए बोला। कंडीशन नंबर 2 182 डेज है। रेसिडेंट होने का मतलब क्या हुआ? तब इसीलिए दोनों अलग अलग है। एक कैसे हुआ? तुम सोच रही हो कि 2 साल में 365 करके 2 साल है, कभी भी वो, हाँ पूरे 7 साल में मिलाकर कभी भी वो रह लिया,
लेकिन कम से कम 2 साल में वो रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए, तभी जाके वो ऑर्डिनरीली होगा। अब इसमें जरूरी नहीं कि वो इंडियन है तभी वो है, वो कहीं का भी सिटीजन हो सकता है, इंडिया में जॉब कर रहा है, इंडिया में बहुत साल तक जॉब कर रहा है, इंडिया में 10 साल तक वो जॉब किया, उसके बाद कहीं दूसरी जगह चला गया, इंडिया में आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। अमेरिकन भी हो सकता है, जापानीज भी हो सकता है, कोरियन भी हो सकता है, फेवरेट्स ऑफ, ठीक है। एक चीज बताना भूल गए, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी बता देते हैं भाई क्या है, बताना भूल गए लेकिन बता देते हैं। स्ट्रेस मतलब ये हो गया, एक दो कैटेगरी ऐसा है, दो कैटेगरी ऐसा है जिसको कंडीशन नंबर 61C इज नॉट अवेलेबल फॉर देम। दो ऐसे ग्रुप है जिनके लिए कंडीशन नंबर 61C अवेलेबल नहीं है, उनको कंडीशन नंबर 61A ही सेटिस्फाई करने होंगे। वो कौन सा कैटेगरी है? मतलब हो गया द फॉलोइंग टू कैटेगरीज टू whom कंडीशन नंबर, ये सब कुछ मैट में लिखा हुआ है, कंडीशन नंबर 61C इज नॉट एप्लीकेबल। वो दो कैटेगरी क्या हो सकता है? पहला नंबर, इफ he left India for employment purpose, अगर वो इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए तो। और दूसरा नंबर, इफ ही, वेरी गुड, केम इन इंडिया फॉर विजिटिंग पर्पज। रचना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, जितना जरूरत है उतना ही बोलो, हम शोरगुल नहीं कराते क्लास में, जितना जरूरत है सब कोई समझे, ठीक है। अब बस 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 बस, रचना झाकड़, देखो तुम पॉपुलर हो गई, समझ आया बात? बोल, दो चीज, इंडिया में अगर कोई घूमने के लिए आया है या फिर इंडिया इसलिए छोड़ा है कि बाहर नौकरी करेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 61C का, उसको बेसिक कंडीशन अंडर 61A, मतलब हुआ प्रीवियस ईयर में 182 डेज ही रहकर साबित करना होगा कि वो इंडियन रेसिडेंट है। क्लियर है? तो ये रहा कानून का बात। अब हम लोग कुछ केस स्टडीज करते हैं इसके ऊपर कि कौन रेसिडेंट है कौन नहीं है, खत्म हो गया बात। समझ आया? लिखना है। कॉपी बढ़िया से बनाइएगा टैक्स का, उसमें सब कुछ एकदम डिटेल में सब कुछ रिकॉर्ड करिए एकदम, ठीक है। जो जो पढ़ाई हो रहा है वो सब चीजों का, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी सब प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा कॉपी बना ली क्या? लिखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस पर, ठीक है। रचना झाकड़ से क्या मतलब है मेरे को, झाकड़ है ना, एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं रेसिडेंशियल स्टेटस का।
लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर भूटान, देश भी छोड़ी तो कहां के लिए, भूटान। फॉर बिजनेस पर्पज, ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2023 and came back to India on 28th February 2024. Determine her residential status. नॉर्मल सम है। ये दो चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन देता है या टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, 3-3 नंबर का अलग अलग कर दिया। 5 मार्क्स का जो पहला ग्रुप होता है ना, उसी में ये देता है। तो उसमें आसान सम से लेकर लेंदी सम तक कुछ भी दे सकता है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस जो करना है वो कोई केस स्टडीज पे ही डिपेंड होगा। ये केस स्टडीज है। रचना इंडियन सिटीजन है, इंडिया पहली बार छोड़ती है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये क्लू मिल जाएगा कि इसके पहले जिंदगी भर वो इंडिया में ही थी। ठीक है, जिंदगी भर इन द सेंस अभी उसका जो भी उम्र है उस उम्र तक वो इंडिया में ही थी। अब 18 साल के बाद ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करोगे तो वो आपका मतलब है। अब ये इंडिया में ही थी अब तक, इसका मतलब हुआ कि ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। सोच लो, जिंदगी भर इंडिया में ही थी, तो ये लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आपका कीवर्ड मिल गया। ये आपको अपने आंसर में दिखाना है। एज सी लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कब, 1 अक्टूबर 2023। देन वो एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली। अभी हमको सजाना नहीं है, अभी हमको खाली क्वेश्चन देकर ऑब्जर्व कर लेना है, क्वेश्चन देकर समझ जाना है कि क्या लिखना है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री लिखना है। दूसरा चीज, इंडिया में वो कब आई, 28 फरवरी को। हम लोग को खाली ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में रचना कितना दिन तक इंडिया में थी, यही ना, क्योंकि एडिशनल कंडीशन तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुकी है, तो अब हम लोग को सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिले आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन थी। कैसे कैलकुलेट होगा, लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, इन द प्रीवियस ईयर 2023-24 कॉमा रचना stayed in India as follows। कैसे वो रहती है देखो इंडिया में, या फिर फॉर डॉट 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 डेज भी लिख सकते हो, कितना दिन रहती है वो आप चेक करिए। इंडिया वो कब छोड़ रही है, 1 अक्टूबर। अच्छा, कोई छोड़ने के पहले ही रह पाएगा ना इंडिया में, इंडिया छोड़ने के बाद तो इंडिया में नहीं रह सकता ना। इंडिया छोड़ने के पहले आपको कौन सा पीरियड गिनना है, आपको 23-24 गिनना है। क्या देखना है, 23-24। अब आप स्टार्ट करिए, 23 स्टार्ट होता है कब से, अप्रैल से। अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, और अक्टूबर में तो वो देश छोड़ रही है।
अक्टूबर में तो वो देश छोड़ रही है, कब? 1 अक्टूबर को। अगस्त कितना दिन रही इंडिया में? ये अप्रैल में कितना दिन रही? 30 दिन। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 31, सितंबर में 31। अक्टूबर में वो 1 तारीख को देश छोड़ रही है, आप उसको इंक्लूड कर भी सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, आपका मर्जी। यहां पे आप क्या किए, या तो आने वाले दिन को छोड़ दीजिए या तो जाने वाले दिन को छोड़ दीजिए। मैं क्या किया, आने वाले दिन को छोड़ दिया, या फिर जाने वाले दिन को छोड़ दीजिए। तो मतलब अक्टूबर आप छोड़ दिए। अक्टूबर में अब इसके बाद आपको दिखाना नहीं है सीनरी पूरा मार्च तक। अक्टूबर के बाद वो कब रिटर्न आती है, अभी मैं लिखना नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन करना बता रहा हूं, कब रिटर्न आती है, क्योंकि डेट का कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। रिटर्न कब आती है? 28 फरवरी। कब आती है? तो डायरेक्ट हम फरवरी में जाएंगे, या तो आने वाले दिन को ले लीजिए या फिर जाने वाले दिन को ले लीजिए। मैंने आने वाले दिन को ले लिया, 28 फरवरी को आई। कब आई? 28 फरवरी को। तो अभी बताओ फरवरी में कितना दिन रही? 2024 में तो लीप ईयर था। तुम लोग इतने खुशकिस्मत हो कि लीप ईयर वाला रेसिडेंशियल स्टेटस कर रहे हो। 2024 में क्या था? लीप ईयर था। तो फरवरी में कितना दिन हुआ? 2 दिन। मैंने 28 भी लिया और 29 भी लिया, क्योंकि मैं 1 अक्टूबर को छोड़ दिया था ना, तो 2 दिन लिया ना। तो फरवरी में कितना दिन रही? 2 दिन। और मार्च में कितना दिन रही? 31 डेज। तो अभी बताइए कितना दिन रही? ये आपका वर्किंग पार्ट है। 3 दूनी 6, 3 तिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। तेरी का गिनना नहीं है उतना। 210 दिन से ज्यादा हो गया। अब देख लीजिए 3 का टेबल पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 7 बार 30, 7 बार आ रहा है तो 210 पार हुआ ना। टैक्स वाला ये नहीं बोलता हमको कैलकुलेशन करके दिखाइए, कैलकुलेशन से एकदम पीछा छुड़ा दीजिए। क्या लगा आपको? 182 दिन से ज्यादा रही क्या? अब हमको इसका सॉल्यूशन देना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये तो हम समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए। तो ये कैलकुलेशन हम रफ में कर लिया, नीचे रफ में लिख लेंगे, वहां कैलकुलेशन कर लेंगे। अब नीचे लिखेंगे मिस रचना stayed in the previous year two thousand 23-24 for more than 182 days। लिख सकते हैं क्या? 182 डेज। वो कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लिख रहे हैं मेन सम में, वो रफ वर्क था। 182 डेज, 182 डेज से ज्यादा वो प्रीवियस ईयर 2023-24 में रहती है। क्लियर है? तो अगर आप 2023-24 में 23-24 से ज्यादा दिन तक रहते हैं तो आप क्या होंगे? रेसिडेंट तो हो गई। Therefore, she is resident in India. Resident in India। अब यहां लिखना फर्दर, बाद में। आगे क्या बताना है उनको? रेसिडेंट तो हो गई। अगर आप रेसिडेंट हो जाते हो तो आपको दूसरे में जाना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि वो ऑर्डिनरीली है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कहां जाना होगा? क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हम लोग लिखे थे ना, अब देखिए क्वेश्चन जो हम लोग लिखे थे, इसमें मैं एक कीवर्ड बताया था आपको फॉर द फर्स्ट टाइम। ज्यादातर क्वेश्चन में ये रहेगा, अगर वो पहली बार देश छोड़ रही है तो इसका मतलब ये है भैया कि हमको काउंट करके दिखाने का जरूरत नहीं है आपको।
टैक्स वालों, मतलब जो चेक करेंगे उनको काउंट करने का दिखाने का जरूरत नहीं है। वो आप ये एक सिंगल वर्ड लिख दिए ना, एक लाइन लिख दिए ना, तो इसका मतलब हो गया कि उनको जवाब मिल गया स्मार्ट तरीका से। एज सी लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यही लिखेंगे ना हम लोग। तो अब हम लोग आंसर में क्या डाल रहे हैं, देखिए यहां पे तो हम लोग लिख दिए मोर देन यो रेसिडेंट हो गई। अब लिखेंगे फर्दर, एज सी लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, कब छोड़ती है, 1 अक्टूबर 2023 को। Therefore she also satisfies the additional condition अब यहां पे थोड़ा सेक्शन का तड़का लगाना है। अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 6, अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 6, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करके नहीं दिखाना है कि पिछले 7 साल में कुल मिला के 730 दिन चाहिए, या पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए। भैया जब क्वेश्चन ही बोला है कि पहली बार वो देश छोड़ा है, तो इसका मतलब हमें काउंट करने का जरूरत नहीं है। वो तो 365 कम से कम 18 साल की तो होगी, तो 18 साल तक 365 दिन तक रह गई है कि नहीं। तो वो रेसिडेंट के साथ क्या है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी है, दस प्रूफ्ड क्या है, वो रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी है। देयरफॉर हम लोग यहां क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, एज मिस रचना, इतना आदर से बुला रहे हैं, रचना satisfies basic condition under section 6(1) and both of the additional condition under section 6 clause 6, therefore she is resident and ordinarily resident in India, resident and ordinarily resident in India, पूरा लिखिएगा, रोरिन मत लिखिएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। गॉट इट, समझ आया पूरा बात। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एकदम आसान हो जाएगा जब आप पूरा कंडीशन समझ जाइएगा ना क्वेश्चन को देखकर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का जब सम बनाते हैं तो हम लोग समझ में नहीं आता कि लिखना कहां से शुरू करें। भाई लिखना कहां से शुरू करोगे, प्रीवियस ईयर से। कहां से, उतना मत सोचिए, सबसे पहले देखिए प्रीवियस ईयर में कितना दिन रही। प्रीवियस ईयर में अगर आपका 182 डेज वाला क्वालिफाई हो गया, या फिर 60 डेज और 365 डेज वाला क्वालिफाई हो गया, तब आगे बढ़ने का जरूरत है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका बेसिक कंडीशंस को लेकर। लिख लिए थे ना, लिख लोगे अब तो लिख लोगे, नहीं लिखोगे तो भी लिखना ही होगा, है ना। अभी लिखो, मिस्टर स्मिथ, 1 घंटा तो पढ़ लो, इतना क्या कम कम पढ़ाई कर रहे हो। मिस्टर स्मिथ, एन अमेरिकन, came India for the first time on 31st
जुलाई 2023 and left India after visiting his store on 29th December 2023. Determine her residential status. हर नहीं, सॉरी, हीज है वो। वैसे अमेरिकन है ना, वो हर है कि हीज है कि क्या है पता नहीं चलता है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर है 24-25। लिख लिए? हो गया? अभी बताइए, मिस्टर स्मिथ इंडिया आया, कौन से डेट को आया? 31 जुलाई। अच्छा, अगर फॉरेनर इंडिया आएगा तो आने के बाद रहेगा या आने के पहले? बिल्कुल आने के बाद। ये क्वेश्चन है, बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं करता हूं। बहुत जन क्या होता है ना, आने के बाद वाले डेट को छोड़ देते हैं, आने के पहले वाले डेट को काउंट कर लेते थे। ऐसा कॉपी मैंने चेक किया है। आने के बाद, आने के बाद ही रहेगा ना। इंडिया वाले जाने के पहले, इंडिया वाले जो इंडिया में रहते हो तो जाने के पहले इंडिया में रहेंगे, और जो विदेशी हैं वो इंडिया में आने के बाद इंडिया में रहेंगे। यही है ना, ये ध्यान रखिएगा। लिखेंगे इन द प्रीवियस ईयर 2023-24 मिस्टर स्मिथ stayed in India फॉर लिखे। अब यहां पे थोड़ा जगह छोड़ दो। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? फॉर लिखे तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो। यहां पर नीचे में ऐसे बक्सा में ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। बक्सा में मतलब जो भी लिखेंगे उस बक्सा में बंद कर देंगे। जैसे इंडिया में वो कब आया? 31 जुलाई ना, तो जुलाई में कब रहेगा? 0। जुलाई के बाद कब रहेगा? अगस्त, 31 दिन। अगस्त के बाद कब रहेगा? सितंबर, कितना दिन? हाँ, 30 दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर में 30 दिन। नवंबर के बाद दिसंबर में 29 डेज। काउंट करिए कितना हो रहा है? 152 डेज। कितना दिन? 152 डेज। ये कैलकुलेशन है क्या? ये डेज कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। तो यहां पे क्या लिख देंगे? फॉर 152 डेज। आप चाहो तो ना लिखो, आप चाहो तो 152 डेज ना लिखो, आप डायरेक्ट लिख दीजिए फॉर लेस देन 182 डेज। फॉर लेस देन 182 डेज, यहां पे ऐसे करके लिख दीजिए
which is less than 182 days, है कि नहीं है? आपको बताने का जरूरत नहीं है कि 152 182 से कम होता है। वो समझदार है, वो टेक्स्ट चेक कर रहा है, आपका प्लस माइनस नहीं, आपको बताने का जरूरत नहीं है। आप खाली ये लिख दीजिए ना, लेस देन 182 डेज। तो अभी बताओ, जाने के बाद तो नहीं रहेगा ना? हाँ हाँ, अभी ये क्या हुआ, 182 डेज हो गया। तो अब हम लोग क्या सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि वो रेसिडेंट है या नहीं? आपको देख के क्या लग रहा है? नहीं है, क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए उसको कितना दिन रहना पड़ेगा? उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोला ना बार बार आपको, आप काउंट क्या कर रहे हो वो तब मामला हो जाता है जब मैच एकदम क्लोज हो जाता है। मैच तो क्लोज नहीं है, मैच तो बहुत दूर है ना। आप डायरेक्ट लिख दिए ना, लेस देन 182 डेज, लेस देन, देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। कंक्लूजन नीचे लिख दीजिए, ही डज नॉट सेटिस्फाई क्वालिफाई, थैंक यू, अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1, therefore he is NRI। क्या होगा वो? NRI हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। समझ आया? तो ये रहा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन, और पहला 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसके अलावा आपको कुछ होमवर्क भी देंगे जो आपको करके आने हैं। नेक्स्ट डे इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो मैंने नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी एजम्पशन मत करिए, यहां पर सब कुछ बताया जाएगा। अगर पहले आपको टेस्ट करना है कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली है, नहीं है, उसके बाद बताया जाएगा कि वो टैक्स कहां देगा। थैंक यू, वो बाद में बताया जाएगा, पहले ये चेक करिए। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 2A मैट में देखेंगे, चैप्टर 2A होगा और चैप्टर 2B होगा। जो चैप्टर 2B होगा ना, वो होगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स पर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हो गया?